तुम सब। आज की जो वीडियो है इसमें मैं क्लास 9th का चैप्टर 5 एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आएगा बेटा मिक्सचर। दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस के बीच में अंतर आएगा। होमो जैसे कि सेम वर्ड दिखाता है, तो इनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, जबकि हेट्रो में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। होमोजीनियस में पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए दिखाई नहीं देते, पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल। हेट्रोजीनियस में पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, पार्टिकल्स विजिबल होते हैं। जैसे हम पानी में नमक घोलते हैं तो सॉल्ट सोल्यूशन जो है ये आता है आपका होमोजीनियस में, और हेट्रोजीनियस में आएगा सैंड अगर मैं पानी में घोलती हूँ। अब इसके अलावा जरूरी नहीं है सॉलिड को लिक्विड में डाला जाए, लिक्विड और लिक्विड का भी जो मिक्सचर बनता है वो भी होमोजीनियस हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर एसिटिक एसिड में अगर पानी डाल दें तो आपका विनेगर बनता है। विनेगर जो होता है ना 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड सोल्यूशन होता है वाटर का। और इसके अलावा गैस जो होती है वो भी अगर वाटर में घुल जाती है, जैसे कि आपके जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, रेडी ड्रिंक्स होते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है पानी में, जिससे उससे खट्टापन आता है। दैट इज ऑल्सो होमोजीनियस मिक्सचर। आप कैंपा कोला ऊपर से पिए या नीचे बॉटल के नीचे होने, सब में कंपोजिशन सेम रहता है। हेट्रोजीनियस में आएगा अगर मैं ऑयल एंड वाटर रखूँ तो ऑयल अपर एक लेयर बना लेता है, मिल्क एंड वाटर है तो भी कोलाइडल बनाता है, चॉक एंड वाटर है, ये आपका सारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आएगा। एक और चीज़ आती है जो हम नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे, टिंडल इफेक्ट, यानी कि वो लाइट को स्कैटर नहीं कर। जब हम टॉर्च से या लेज़र से रोशनी डालते हैं तो लाइट स्कैटर नहीं होती, ठीक है, जबकि जितने भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ये लाइट को स्कैटर करते हैं। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समान घटन है यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और समान घटन होता है इसमें कण दिखाई नहीं देते, इसमें कण दिखाई देते हैं। उदाहरण पानी में नमक का घोल, उदाहरण है रेत और पानी। यहाँ पर सिरका ले सकते हैं क्योंकि एसिटिक एसिड और पानी का मिक्सचर होता है, और जितने भी बातें पेय होते हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल के उनको खट्टा बनाया जाता है, वो इसमें तेल पानी, दूध पानी या चॉक पाउडर और पानी। ये प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते, इसके बारे में हम आगे जानेंगे, और ये प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ फोटोज लगाई। देखो होमोजीनियस मिक्सचर क्या मतलब है, आप ऊपर और नीचे कहीं से भी पानी लेंगे, उसको टेस्ट करेंगे तो यूनिफॉर्म रहेगा। जैसे एक नमक और पानी का मिश्रण है, ये विनेगर का हो गया, या चाय में अगर आपने चीनी डाली है वो, या फिर ज़रूरी नहीं है सॉलिड और सॉलिड का भी मिक्सचर जो होता है होमोजीनियस होता है। जैसे हम एलॉय इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर ब्रास लिया है, पीतल बोलते हैं इसे, जो कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। अब यहाँ पर हेट्रोजीनियस मिक्सचर लिया, यहाँ से आप देख ही रहा है कि दो अलग अलग पार्टी लग रही है, ये अलग लग रही है, ये अलग लग रही है। इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म है ना, और डिफरेंट पार्ट्स विजिबल है। देखो ये ऑयल ऊपर है, वाटर नीचे है, ठीक है। अब सैंड और वाटर का देखो, यहाँ पे पानी जो है ज़्यादा लग रहा है, सैंड कम लग रही है, यहाँ पर सैंड ज़्यादा है, पानी कम, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इसमें। अभी हमने दो चीज़ें बात करी, ठीक है। अब हम बात करते हैं 3 टॉपिक्स के बारे में। एक सॉल्यूशंस, सबसे पहला है जो कि कौन सी प्रॉपर्टीज होती है सॉल्यूशन की, ये आपके 2 या 3 नंबर में आ सकती है। तो जो सॉल्यूशन होता है ना बेटा, ये होमोजीनियस मिक्सचर का एक टाइप होता है, ठीक है। तो अब आपको याद रहेगा कि सॉल्यूशन में हम क्या होता है कि समांगी मिश्रण एक जैसा होता है, ठीक है। इन कणों को नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता, पार्टिकल्स कांट सीन विद द नेकेड आई। होमोजीनियस को याद करो। और ये स्कैटर नहीं करते, लाइट को, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते, ठीक है। अब इसमें 2 ही फेज होते हैं, एक वो जिसे घोला जाता है और जिसमें घोला जाता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, और ये दोनों मिला के बनाते हैं हमारा सॉल्यूशन। अब हम दूसरे टाइप के मिक्सचर की बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस की। हेट्रोजीनियस जो होते हैं ना बेटा, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक वो जो सस्पेंशन होता है, एक वो होता है जो कोलाइडल होता है। सस्पेंशन के बारे में हम पढ़ते हैं। ये विषमांगी मिश्रण है, जैसे मैंने बताया हेट्रोजीनियस है। इसमें जो ठोस कण होते हैं वो द्रव में निलंबित रहते हैं। निलंबित का मतलब ये है कि उसके अंदर लटके रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं। पार्टिकल रिमेन सस्पेंडेड इन लिक्विड्स। पार्टिकल्स आर विजिबल, क्योंकि पार्टिकल्स बड़े होते हैं तो आंखों से दिखाई भी देते हैं, इनके कण आंखों से देखे जा सकते हैं। अब कैसे, जैसे टी लीव्स एंड वाटर, अगर पानी में चाय की पत्ती डाल दो तो वो थोड़ी देर के लिए तो तैरेगी, थोड़ी देर के बाद वो नीचे बैठ जाती है। या फिर पानी में लकड़ी का बुरादा डाल दो, सॉडस्ट डाल दो, ठीक है। तो ये सारे उदाहरण है आपके निलंबन के। तीसरा जो आता है वो आता है कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। कोलाइडल क्या है बेटा, ये भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर का ही प्रकार है, ये भी विषमांगी मिश्रण है।
इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं पहले ये जो होते हैं ना ये सस्पेंडेड ही रहते हैं, इसमें सेटल डाउन नहीं करते। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, सस्पेंशन में सस्पेंडेड ही रहते थे पर थोड़ी देर के बाद वो नीचे बैठ जाते थे। कोलाइडल में ये सेटल डाउन नहीं करते, नीचे नहीं बैठते हैं और ये प्रकाश का प्रकीर्णन क्योंकि टंगे होते हैं उस मिक्सचर के अंदर, उस सोल्यूशन के अंदर, तो वो प्रकाश को यानी कि रोशनी की किरणों को छितरा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क है, ब्लड है, आपकी टोमेटो सॉस। अब ये आता है सबसे इम्पोर्टेंट, इसको तो आपने याद रख लेना है। देखो ये ज़रूर अंतर पूछा जाएगा विलियन निलंबन कोलाइडल यानी सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड के बीच में, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकृति। ये होमोजीनियस है, ये हेट्रोजीनियस है, ये हेट्रोजीनियस है। पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम है। देखो इसके पार्टिकल साइज छोटा है इसीलिए ये दिखाई नहीं देते। इसका जो पार्टिकल साइज है वो 1000 है, तो ये तो सबसे बड़े हैं, दिखाई भी देते हैं। इनका 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। अब पार्टिकल की विजिबिलिटी, क्या पार्टिकल्स दिखाई देते हैं? क्योंकि ये बहुत छोटा साइज है, नहीं दिखाई देते। सस्पेंशन में दिखाई देते हैं, कोलाइडल में भी दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि साइज जो होता है वो इतना होता है। फिल्ट्रेशन, अब क्या उसको फिल्ट्रेशन से निकाला जा सकता है? सोल्यूशन को नहीं, क्योंकि वो तो उसमें डिसॉल्व होते हैं और पार्टिकल भी छोटे होते हैं। हाँ, सस्पेंशन को निकाला जा सकता है, कोलाइडल को नहीं निकाला जा सकता। पार्टिकल की सेटिंग, क्या पार्टिकल थोड़ी देर के बाद नीचे बैठ जाते हैं? नहीं, बट सस्पेंशन में बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं और इसमें नो आएगा। टिंडल इफेक्ट, यानी कि क्या ये प्रकाश की किरण को स्कैटर करते हैं, प्रकर्णित करते हैं? ये नहीं करते हैं, ये भी करते हैं और ये भी करते हैं। अब आते हैं इसके कंपोनेंट यानी इसके संयोजक घटक कौन से होते हैं। इसमें होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जैसा कि मैंने बताया था विलेय और विलायक, ठीक है। इसमें क्या होता है, विलेय विलायक नहीं होता। विलेय की जगह हम फेस कर देते हैं और विलायक की जगह हम मीडियम शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आ गया डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम, ऐसा ही कोलाइड में भी होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल आपने याद कर लेना है, कई बार पेपर में पूछे जा सकते हैं। चीनी और पानी का मिक्सचर, चीनी और नमक का मिक्सचर, और यहाँ पर सॉलिड इन सॉलिड भी होता है जिसे हमने कह दिया एलॉय यानी कि ब्रास यानी कि पीतल। यहाँ पर आएगा सस्पेंशन में सॉडस्ट एंड वाटर है, मडी वाटर है। पानी में अगर आप रेत घोलते हैं, ये पानी में लकड़ी का बुरादा डालते हैं या पानी और चिकनी मिट्टी का मिश्रण करते हैं, जैसे कीचड़ वाला पानी होता है वो। और इसमें आएगा ब्लड, मिल्क और स्मोक। स्मोक जो है वो एयर इन एयर है, ठीक है। यहाँ पर मैंने फोटो ले ली है, देखो ये आपका सोल्यूशन है, क्रिस्टल क्लियर है, सॉल्ट इन वाटर है, ये चाक पाउडर है। थोड़ी देर के बाद ही नीचे बैठ जाता है। पार्टिकल का साइज बड़ा है, दिखाई देते हैं, नीचे बैठ जाते हैं भारी होने के बाद, थोड़ी देर के बाद। और हेट्रोजीनस मिक्सचर में कोलाइडल आता है। इसमें क्या होता है कि ये इंटरमीडिएट साइज की और ये डिसॉल्व नहीं होते और ये सस्पेंडेड ही रहते हैं। अब हम अगले पर आते हैं सॉल्युबिलिटी यानी विलयता। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। निश्चित तापमान पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की मात्रा, यह कहलाती है विलेयता। और एक बात याद रखना, जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं विलेयता बढ़ती जाती है। जैसे आपने ठंडे पानी में चीनी घोली, घुल गई, थोड़ी देर के बाद चीनी घुलनी बंद हो जाएगी, बट अगर उसी पानी को मैं गर्म कर लूँ तो वो और चीनी को घोलने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट हम आते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन या संतृप्त विलयन। अ सोल्यूशन दैट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। यदि कोई निश्चित टेम्परेचर पर, यदि किसी निश्चित तापमान पर कोई ऐसा विलयन है जिसमें और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता। देखो चीनी मैंने घोली ठंडे पानी में, तो वो जो टेम्परेचर था उस पर जितनी चीनी घोली उसकी चीनी की मात्रा एक निश्चित होगी, बट अगर मैं टेम्परेचर रेज कर दूं तो मैं और चीनी घोल सकती हूँ। तो ये याद रखना, एक निश्चित तापमान पर एक लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट यानी विलय है वो घुल सकता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सांद्रता क्या होती है विलयन की, ठीक है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। और इसके 3 तरीके होते हैं हमें निकालने के लिए कि उसकी सांद्रता कैसे है, या मास बाय मास परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि मैंने क्या, वॉल्यूम का मतलब है मास परसेंटेज जो है मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मैंने विलय कितना लिया है और सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है इसमें, ठीक है, कि हमारा जो विलयन है उसको कितनी मात्रा में लिया मल्टीप्लाइड बाय 100। और तीसरा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी दोनों चीज़ों का वॉल्यूम ले लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ले लिया है। अगर मैंने किसी लिक्विड का पानी में सोल्यूशन बनाना है तो बेटा मैं थर्ड लूँगी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, कि मैंने कितना है उसको पानी में मिक्स किया है। तो ये आपने ध्यान रखना है।
अक्सर बात करते हैं जब हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, लूज मोशन लग जाते हैं, हम ORS पीते हैं। ORS होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, उसमें भी एक निश्चित मात्रा में ही बनाया जाता है। तो सबसे पहले इसे बनाया था किसने? मिस्टर दिलीप महालनोबिस ने, ठीक है, ये उनकी फोटो है। एक और आपका एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है कि रॉकेट फ्यूल में क्या यूज़ होता है? तो इसमें यूज़ होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स किया जाता है। अब यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ आपका पेपर में आएगा ही आएगा। इस क्वेश्चन को अब आप बहुत ध्यान से उतारना, ये आपकी किताब का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर विलेयता दी हुई है, सॉल्युबिलिटी दे रखी है और ये दे रखी है टेम्परेचर। अब सबसे पहले हम कंपाउंड ए को स्टडी करते हैं। देखो कंपाउंड ए 10 डिग्री पर इतना डिजोल्व हुआ था। कितना डिजोल्व हुआ था? 30, है ना, 30 ग्राम हुआ था। 40 डिग्री पे देखें तो 50 ग्राम हो गया। 70 डिग्री पे देखें तो 50 से 2 ऊपर है, यानी कि यहाँ पर 70 हो गया। 80 पर जाकर ये इतना ही रहा, ठीक है। बट अगर मैं बी कंपाउंड की बात करती हूँ, बी कंपाउंड को देखो, बी कंपाउंड 10 डिग्री में कितना था? 180 था, ठीक है। और 40 डिग्री में ये कहाँ तक पहुँच गया? 40 डिग्री में पहुँच गया 241, ठीक है। और अगर मैं 60 डिग्री की बात करती हूँ तो ये पहुँच गया 287, 290 के करीब पहुँच गया, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा हुई? कंपाउंड ए की या कंपाउंड बी की? कंपाउंड ए की, क्योंकि इसका जो ग्राफ का जो इसमें जो स्लोप बन रहा है, लाइन जो आ रही है, जो आरेख आ रहा है, वो कैसा जा रहा है? तिरछा जा रहा है, यानी समय के साथ बढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। एक्स एक्सिस क्या दिखाता है? एक्स एक्सिस होता है बेटा ये वाला, ये क्या दिखा रहा है? टेम्परेचर, ठीक है, यानी कि तापमान। वाई एक्सिस क्या दिखा रहा है? वाई एक्सिस दिखा रहा है हमारा सॉल्युबिलिटी, ये है वाई एक्सिस, ये सॉल्युबिलिटी यानी कि कितनी घुलनशीलता है उसमें, विलेयता कितनी है। अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि सॉल्युबिलिटी बतानी है बी कंपाउंड की। कौन सा कंपाउंड है? बी। 40 डिग्री पर, जब 40 डिग्री पर आप यहाँ देखते हैं तो ये कितना है? याद आता है 241। अब यहाँ पर 60 डिग्री पर देखते हैं तो ये आ रहा है हमारा करीब करीब 287 आ रहा है, ठीक है ना। और अगर मैं इसी को 70 डिग्री पर देखना चाहूँ तो 70 डिग्री पर हमारा बनता है 320 के आसपास, ठीक है। तो ये आ गया मेरा पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। अब कह रहा है कि कौन सी जो विलेयता है शार्प इंक्रीज कर्व दिखाती है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये हमने बात करी थी, इसका तो कर्व ऐसे जा रहा है, बट इसका कर्व ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है। तो ये शार्प इंक्रीज कौन दिखा रहा है? बी दिखा रहा है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, सेपरेशन पे, ठीक है। अब मैंने होमोजीनियस मिक्सचर में से, ठीक है, मैंने कोई चीज़ है, सॉल्यूट को घोला है, उसमें से मुझे पदार्थ को वापस निकालना है, सेपरेट करना है। तो सबसे पहला तरीका होमोजीनियस में से निकालने का है, वो है क्रिस्टलाइजेशन, यानी हिंदी में कहेंगे क्रिस्टलीकरण। ये क्या होता है? ये वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक संतृप्त विलयन, यानी जिसमें और भी सॉल्यूट नहीं घुल सकता, उसको हम ठंडा कर देते हैं या विलायक का वाष्पीकरण करते हैं, तो हमें शुद्ध ठोस क्रिस्टल प्राप्त करते हैं। और इसका उपयोग घुलनशीलता के अंतर के आधार पर मुख्य विलय को अशुद्धियों से अलग करने के लिए शुद्ध करने के लिए किया जाए। देखो हम क्या करते हैं, हमें पता है एक निश्चित तापमान पर कोई सॉलिड जो होता है किसी सॉल्वेंट में घुलता है, ठीक है। और अगर मैंने एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लिया, संतृप्त सोल्यूशन बना लिया, और अगर मैं उसको ठंडा करती हूँ तो मैं उसका टेम्परेचर कम कर रही हूँ। तो जैसे ही मैं टेम्परेचर कम करूँगी, उतने कम टेम्परेचर पे सॉल्यूट की मात्रा, आपको पता है कि कम टेम्परेचर में कम होती है, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती है। तो जैसे ही मैं ठंडा करती हूँ तो जितना उस टेम्परेचर पर उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा होनी चाहिए उतनी तो उसमें रहती है, और बची हुई एक्स्ट्रा सारी क्रिस्टल फॉर्म में आ जाती है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर सॉलिड क्रिस्टल फ्रॉम द सैचुरेटेड सोल्यूशन बाय कूलिंग और इवेपोरेटिंग द सॉल्वेंट, ठीक है। अब इससे क्या होता है, हमें प्योर चीज़ तो मिल जाती है बाय सेपरेटिंग द मेन सॉल्यूट फ्रॉम द इम्प्योरिटीज भी अंदर रह जाती हैं सॉल्यूशन में, और हमें शुद्ध सॉल्यूट जो है वो किस में मात्रा में मिल जाता है? एक क्रिस्टल की फॉर्म में मिल जाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट सॉल्युबिलिटी। ये देखिए, ये क्रिस्टलाइजेशन है। अब इसमें क्या होता है, प्यूरिफिकेशन किस बेस पर होता है? डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी, ठीक है, किसमें कितनी विलेयता है। ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल है, ठीक है। ये आपके फिटकरी के क्रिस्टल हैं, जैसे आपके पापा शेव करते हैं, फिटकरी लगाते होंगे, ये उसके क्रिस्टल है। बहुत ही सुंदर क्रिस्टल होते हैं। और ये आप जो नमक खाते हो, पिंक सॉल्ट खाते हो, सेंधा नमक खाते हो, ये रॉक सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं। अब ये आपका शायद लैब का भी है एक्सपेरिमेंट की कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाने हैं। तो इसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लो, उसका एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लो, फिर उसको धीरे धीरे ठंडा करो तो हमें कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। अब एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि वाई द क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर देन इवेपोरेशन। क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो वाष्पन से ज़्यादा बेहतर क्यों है? क्योंकि ये हमें प्योर क्रिस्टल देता है और रिमूव करता है इम्प्योरिटीज़ को। वाष्पन क्या करता है?
जब पानी में नमक डालते हैं, घोलते हैं, पानी तो उड़ जाता है, नमक नीचे रहता है, बट नमक के साथ और भी इम्प्योरिटीज होती हैं जो नमक के साथ ही रह जाती हैं। तो उसका बेटर तरीका है, इवेपोरेशन से बेटर होता है क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि हमें शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त होते हैं और अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं। अब एक न्यूमेरिकल भी बन सकता है इसमें। अगर एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है कंपाउंड बी का, जिसमें मैंने 100 ग्राम जो है वो पानी लिया है और कूल करती हूँ मैं उसको 70 डिग्री से 40 डिग्री, तो कितना सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट होगा, यानी क्रिस्टल फॉर्म में निकलेगा। हमें यहाँ पर कंपाउंड बी लेना है। आपको याद होगा कंपाउंड बी का ग्राफ ऐसा था, ठीक है। हमें ये पता था 70 डिग्री सेल्सियस पर उसकी 320 थी, 40 डिग्री पर हमने उसकी 241 निकाली थी। यहाँ देखो 70 डिग्री पर कितनी है उसकी, इतनी, ठीक है, और 40 डिग्री पर कितनी है, हमने दोनों का डिफरेंस देख लिया था। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ना। अब हमने क्या करना है, क्योंकि मैंने उसको ठंडा कर लिया है 40 डिग्री पर, ठीक है। जैसे 40 डिग्री पर कर लिया तो सॉल्युबिलिटी 40 डिग्री पर 241 है, तो मैं 320 में से 241 माइनस कर दूंगी और मेरा ये आंसर आ जाएगा। अब हम एक दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी क्या है, इसमें भी जो मिसिबल लिक्विड्स है, एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में घुला हुआ है, उसको कैसे अलग करते हैं। अभी हमने किसको अलग किया था, सॉलिड को अलग किया था जो कि लिक्विड में घुला हुआ था। अब हम डिस्टिलेशन करेंगे, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आसवन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग मिसिबल लिक्विड्स बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट। अब एक लिक्विड से दूसरे लिक्विड, देखो पहला वाला सॉल्यूबल जो हमने निकाला था सॉल्यूट का, वो सॉल्युबिलिटी पर था। ये किस पर है, उनके दो बॉइलिंग पॉइंट पर। हर एक का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, तो हम उसको इस प्रकार से लिक्विड्स को अलग कर लेते हैं। वह प्रक्रिया है जिसमें अलग अलग क्वथनांक वाले द्रवों को अलग किया जाए। अब ये देखिए, ये मैंने एक फ्लास्क लिया है, इसमें एसीटोन और वाटर का मिक्सचर लिया। अब आपको पता है एसीटोन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और वाटर का जो होता है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो जैसे मैं गर्म करूँगी तो सबसे पहले इवेपरेट कौन होगा, एसीटोन होगा। तो जैसे उसकी जलवाष्प इसमें जाएगी, यहाँ पर जाएगी, यहाँ मैंने ठंडे पानी की नली लगा दी है, तो ये ठंडी हो जाएगी, वो पानी की बूंदों में बन जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा। कंडेंसेशन होगा तो वाटर ड्रॉपलेट के रूप में एसीटोन यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा और वाटर नीचे रह जाएगा। अब इसी पर एक बेस क्वेश्चन बन सकता है कि वाई कैन एसीटोन एंड वाटर बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या देना हमने, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बॉइलिंग टेम्परेचर। एसीटोन बॉइल्स एट 56 डिग्री सेल्सियस, यानी करीब करीब 50, आधा मान लो, जबकि वाटर जो होता है उससे डबल बॉयल होता है, यानी 100 डिग्री पर होता है। सो द एसीटोन बॉयल फर्स्ट, एसीटोन पहले बॉयल होगा, उसके वेपर को कंडेंस करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, व्हाइल द वाटर रिमेन बिहाइंड, सो द डिस्टिलेशन इज यूज। एसीटोन का क्वथनांक 56 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि पानी का 100 होता है, इसलिए एसीटोन पहले वाष्पित होकर संघनित हो जाता है और एकत्र कर लिया जाता है। अतः आसवन उचित विधि है। अब इसी आसवन का एक और फॉर्म आता है जिसका नाम होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये तो मैंने 2 लिक्विड कर लिया। अगर बहुत सारे लिक्विड हो, एक ही लिक्विड के अंदर मिक्स हो, तब मैं क्या करूंगी, तब मैं करूंगी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसे हम कहते हैं प्रभाजी आसवन। इट इज द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिक्सेबल लिक्विड्स हुज बॉइलिंग पॉइंट डिफर बाय लेस देन 25। देखो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट 50 का था, यहाँ पर 25 डिग्री से का है, अंतर है। सो दिस मैथड इज यूज्ड टू इन क्रूड ऑयल रिफाइनिंग। जितने भी हम पेट्रोलियम को परिष्कृत करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाते हैं जैसे एलपीजी, डीजल और पेट्रोल, इन सब में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ किया जाता है। ये देखिए, ये है एक्चुअल में फ्रैक्शनल कॉलम जो एक्चुअल में होता क्या है, क्रूड ऑयल। ये ना डार्क ग्रीन कलर का, ब्लैक कलर का पेट्रोलियम, ठीक है, ये आता है और हम फर्नेस में भट्टी में डाल देते हैं। भट्टी में टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, 350 से 400 डिग्री होता है, ठीक है। अब उसको हम धीरे धीरे कूल करते हैं 40 डिग्री तक, ठीक है। अब ये सोचो, जब इतनी गर्मी में डाला तो सबसे पहले कौन होगा जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे कम होगा। तो सबसे पहले तो निकलती हैं सारी गैसेस। ये देखो, पेट्रोलियम गैसेस यहाँ निकल के यहाँ इवेपोरेट होगी, यहाँ ठंडी हो गई और यहाँ इकट्ठी हो गई। फिर उसके बाद निकलता है पेट्रोल, जिसे हम गैसोलीन कहते हैं। फिर नैफ्था निकलता है, जिससे नैफ्थलीन की गोलियाँ बनती हैं। फिर उसके बाद आपका कैरोसिन, फिर बनता है डीजल, और लास्ट में लुब्रिकेटिंग ऑयल, हैवी ऑयल, और लास्ट में बन जाता है बिटुमेन, जो कोल तार वगैरह बच जाती है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों के मिश्रण में से द्रवों को अलग करने के लिए किया जाता है, जिनके क्वथनांक 25 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर हो। इसके द्वारा पेट्रोलियम का शुद्धिकरण करके कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल और केरोसिन को प्राप्त किया जाता है। एलपीजी की फुल फॉर्म आ सकती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और पेट्रोल जो होता है, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट लिखने आ सकते हैं मिक्सचर ऑफ पेट्रोल, केरोसिन, डीजल एंड पेट्रोलियम गैस। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एक और सेपरेशन टेक्निक की, दैट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्या होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी? इट इज द मेथड यूज्ड टू सेपरेट कलर्ड सब्सटेंसेस। कलर्ड सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं इसमें, बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी एंड मूवमेंट्स थ्रू पेपर।
यह पेपर क्रोमेटोग्राफी वह विधि है जिसमें किसी मिश्रण के विभिन्न रंगीन घटकों को उनकी घुलनशीलता और फिल्टर पेपर पर अलग अलग गति के आधार पर अलग किया जाता है और पहचान किया जाता है। तो इसमें याद कर लेना, बेस जो है उनका सॉल्युबिलिटी और उनकी मूवमेंट है। ये तो बच्चों आप घर भी कर सकते हो। एक कोई भी पेपर ले लो, वैसे तो आप फिल्टर पेपर पे करोगे, अगर स्कूल में करोगे एक लाइन खींच लो, क्योंकि ये लाइन इसलिए खींचनी है, इस लाइन से नीचे हमने हिस्से को पानी में रखना और उसके ऊपर आप 4 अपने स्केच पेन से निशान बना लो। लाल है, पीला है, नीला है और हरा है, कुछ भी बना लो। फिर उनको पानी में डिप करके रखना है। शर्त यह है कि ये हिलना नहीं चाहिए। धीरे धीरे देखो कि आपका जो काले रंग का जो स्केच पेन है उसमें कौन कौन से कलर इसमें मिक्स हुए हैं। तो ये आप करके देख सकते हैं घर में भी, और इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा उस काले रंग को बनाने के लिए कौन कौन से रंगों का इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि हर कंपोनेंट का, हर रंग का जो सॉल्युबिलिटी होती है ना वो अलग होती है, और वो ट्रैवल कागज़ के ऊपर ट्रैवल करता है, वो अलग अलग उस पर डिस्टेंस पे करता है, ठीक है, और अलग अलग स्पॉट्स बनाता है। अभी तक तो हमने खुली हुई चीज़ों के बारे में कहा। अब बात आती है अगर कोई 2 लिक्विड आपस में नहीं घुलते। व्हाट इज एन इमिसिबल लिक्विड्स? लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। इमिसिबल लिक्विड्स, क्या आप ऐसे उदाहरण दे सकते हैं? जी हाँ, पानी के अंदर अगर ऑयल डाल दो, ठीक है। दूसरा आ जाएगा कि सैंड है और वाटर बना लो। आयरन फिलिंग और सल्फर को मिक्स करो। ये तो सॉलिड इन सॉलिड है, ये सॉलिड इन लिक्विड है और ये लिक्विड इन लिक्विड है, ठीक है। तो जो द्रव आपस में नहीं मिलते अमिश्रणीय द्रव कहलाते हैं, जैसे पानी और तेल है, पानी रेत है, सल्फर और लोहे का चूर्ण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, विच एपरेटस इज यूज टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर? इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पेपर में पूछा गया है, तो ये आपने याद रख लेना। सेपरेटिंग फनल, आपको पता है दोनों अलग अलग लेयर बना लेते हैं, हेट्रोजीनस होता है। तो पानी यहाँ तक हम इसको खोलेंगे, जब तक पानी की लेयर नीचे यहाँ तक नहीं आएगी उसके बाद बंद कर देंगे। ऑयल अलग, पानी अलग। नेक्स्ट आता है सब्लिमेशन, यानी कि ऊर्ध्वपातन। क्या है ऊर्ध्वपातन? क्या होता है? ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एक सॉलिड जो होता है ना, बिना लिक्विड में गए सीधा गैस में बदल जाता है। और सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका कपूर। आपके घर में कपूर है, आप उसको बाहर रखोगे, 2-4 दिन में कपूर गायब हो जाएगा, वो लिक्विड अवस्था में नहीं जाएगा, सीधा गैसियस फॉर्म में बदल जाएगा। डायरेक्ट चेंज ऑफ सॉलिड इनटू वेपर विदाउट बिकमिंग लिक्विड, पेपर में आ सकता है इसका एग्जांपल। वेपर्स कैन बी कंडेंस, अगर उसके वेपर्स को कंडेंस कर दिया जाए, जिसे हम जिस प्रोसेस को हम डिपोजिशन बोलते हैं, टू गेट द सॉलिड, ठोस का बिना द्रव अवस्था में गए सीधा वाष्प में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इस वाष्प को हम ठंडा करके, यानी निक्षेपण के द्वारा, ठीक है, निक्षेपण मतलब डिपोजिशन, सीधे वापस प्राप्त किया जा सकता है। ये देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, हमने कपूर और सैंड को मिक्स कर लिया। अब देखो दोनों ही मिक्सचर बना लिया है, तो हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अब सैंड तो वेपराइज होगी नहीं, तो कपूर होता है, तो कपूर यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा गैस फनल पर, यहाँ पर आसपास। तो हम कपूर को अलग कर लेते हैं सैंड से। अब पेपर में यह आ सकता है, 3 एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं कि कौन से ऐसे 3 सब्सटेंस है जो कि ऊर्ध्वपातन दिखाते हैं, सब्लिमेशन दिखाते हैं। तो कपूर है और एक आपका है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, ये ड्राई आइस जो होता है ना, ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, पिक्चरों में भी देखा होगा, धुआं धुआं सा उठता था, तो ये ड्राई आइस है। और तीसरी होती है जो मम्मी गर्म कपड़े रखती है, तो उसमें नैफ्थलीन की गोलियां रखती है, तो अगली सर्दियों में जब निकालते हैं तो नैफ्थलीन की गोलियां तो दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि वो तो गायब हो जाती हैं, वाष्प में बदल जाती हैं। अब हम दूसरे एक और मिक्सचर की बात करते हैं। हमने पढ़ा था कि ये होमोजेनियस मिक्सचर है, एलॉय, सॉलिड को सॉलिड में मिलाना, ठीक है। ये क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है। किसका है? समांगी मिश्रण। किसका है? मिश्र धातु है ये, 2 या 2 से अधिक धातु का। या तो धातु को धातु के साथ मिला दो या धातु को अधातु के साथ मिला दो, एक धातु या अधातु का। इट इज मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये मिलाई क्यों जाती है? एक मेटल को नॉन मेटल के साथ क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि एलॉय जो होता है ना, जनरली मेटल जो होती है ना वो सॉफ्ट होती है, टेढ़ी हो जाती है, बहुत जल्दी करोजन हो जाता है, तो उसको नॉन मेटल के साथ मिलाते हैं, तो उससे वो क्या होती है, स्ट्रॉन्गर बन जाती है, यानी कि अधिक मजबूत हो जाती है, शुद्ध रूप से अधिक मजबूत, हार्डर हो जाती है, कठोर हो जाती है, और मोर रेजिस्टेंस टू करोजन हो जाती है, यानी जंग के प्रति अधिक प्रतिरोध हो जाती है देन द प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल, ठीक है। तो इससे उसको जंग नहीं लगता। जैसे आयरन है, ठीक है, आयरन लोहा, आपको पता है लोहे पर तो जंग लग जाता है, बट आयरन जब हम स्टेनलेस स्टील के बर्तन बनाते हैं तो आयरन निकल क्रोमियम डाल देते हैं, उसमें निकल और क्रोमियम डाल देते हैं। क्यों? अब आपने देखा होगा स्टेनलेस स्टील के बर्तनों पर तो जंग नहीं लगता। अब ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपने याद रख लेनी है, ब्रास, ब्रोंज और स्टेनलेस स्टील। ब्रास क्या होता है? पीतल। पीतल में कॉपर होता है 80%, जिंक होता है 20%, ठीक है। ब्रोंज होता है कांसा, कांसा भी लिख सकते हो आप इसको। कांसे में कॉपर तो 80% होता है, इसमें बट टिन होता है 20%।
और स्टेनलेस स्टील जो मैंने बात की हमारे घर में तो कुकर है, कढ़ाई है, बर्तन है, गिलास है, कटोरी है, इसमें आयरन के साथ कार्बन, क्रोमियम, निकल, मोलिब्डेनम डाल देते हैं ताकि उसको जंग ना लगे और उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे। चलिए अब हम एक और सेपरेशन टेक्निक की बात करते हैं। इसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रीकरण। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये कोलाइडल सॉल्यूशंस को अलग करने के लिए होता है जिसमें पार्टिकल्स सस्पेंडेड रहते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हैवियर पार्टिकल्स फ्रॉम द लाइटर वन बाय स्पिनिंग रैपिडली। अगर हैवियर पार्टिकल्स हैं और लाइटर पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो गए हैं तो अगर हम स्पिन करते हैं, जैसे आपने उसमें देखा होगा जब हम बाजार से क्रीम लाते हैं उसको मथते हैं बटर मिल्क को तो मक्खन ऊपर तैरने लग जाता है, लस्सी अलग हो जाती है। तो ये वही चीज़ है, सेंट्रीफ्यूगेशन बेटा वही होता है। हैवियर पार्टिकल्स जो होते हैं वो भारी होने के कारण नीचे बैठ जाते हैं और लाइटर पार्टिकल जो होते हैं ऊपर आ जाते हैं। तेज गति से घुमाने से भारी कणों को हल्के कणों से अलग करने की प्रक्रिया होती है जिसे हम अपकेंद्रीकरण कहते हैं। तेज घूमने के कारण भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो कभी आप ब्लड टेस्ट कराने गए हो तो वहाँ पर ये मशीन भी होती है। आपका ब्लड किस में लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, फिर उसको नीचे डाल देते हैं इस मशीन में। तो जो RBC होते हैं, WBC वो नीचे बैठ जाते हैं और पानी जैसे पीला जैसा पदार्थ होता है ना वो ऊपर रह जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन आउटर एक्चुअली क्या है, इसमें एक फोर्स काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आउटवर्ड फोर्स होता है एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन में। एक तो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स जो अंदर की ओर काम करता है, इसमें बाहर काम करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, और ये आपका वॉशिंग मशीन में भी काम करता है। जब वॉशिंग मशीन का ड्रायर आप चलाते हैं तो आपने देखा होगा कपड़े तो अंदर रहते हैं और पानी सारा यहाँ से बाहर निकल जाता है। गिवन यूज ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, सेपरेशन ऑफ ब्लड इनटू प्लाज्मा ब्लड सेल्स, रक्त को प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं में अलग करना। देखिए अब ये सेंट्रीफिकेशन करने के बाद ब्लड है ना, ये देखो RBC जितने भी हैं वो नीचे बैठ के हैं, WBC यहाँ पर एक लाइन सी बना लेते हैं, वाइट लेयर सी बना लेते हैं और उसके ऊपर जितना भी आपको ये दिख रहा है ब्लड के अंदर ये लिक्विड पार्ट होता है। देखो सॉलिड पार्ट तो नीचे बैठ गया, ठीक है, ये WBC हो गए, प्लेटलेट्स हो गए सब यहाँ, और यहाँ पर ये जो चीज़ है आपको, ये ब्लड में जो पानी जैसा होता है ना, जिसे हम पीले रंग का द्रव होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मा। अब हम एक नए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। बहुत सारी सेपरेशन टेक्निक्स हैं जो इस चैप्टर में आप पढ़ रहे हो। एक वर्ड आता है कोएगुलेशन। ठीक है, यहाँ पर ये जो मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखाया है ये आप घर में भी कर सकते हैं। आप एक गिलास में पानी लीजिए और उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए। पानी जो है ना इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, सैंड और वाटर का मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम थोड़ी सी फिटकरी डालते हैं या फिटकरी के एक क्रिस्टल को धागे में बांधकर आप ऊपर लटकाइए। धीरे धीरे क्या होता है आप ये देखेंगे, फिटकरी जो है ये पानी में जो मड के पार्टिकल्स हैं उनके साथ रिएक्शन करती है, उनको भारी कर देती है और धीरे धीरे वो नीचे बैठना शुरू कर देते हैं, भारी होने लग जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, कोगुलेट कर जाते हैं और एक सेपरेट लेयर क्रिस्टल क्लियर वाटर की ऊपर आ जाती है और जितने भी अशुद्धियाँ होती हैं वो नीचे बैठ जाती है और हमें एक साफ पानी मिलता है। तो फिटकरी का प्रयोग पानी को प्यूरिफाई करने के लिए भी किया जाता है। इसी तरह से एक और तरीका होता है जिसमें आप ये कोगुलेशन कर सकते हैं। आप जब दूध को गर्म करते हैं पनीर बनाने के लिए क्या करते हैं, आप उसमें सिरका डाल देते हैं, खट्टा नींबू का रस डाल देते हैं। उससे क्या होता है, तो दूध के अंदर जो प्रोटीन जो सस्पेंडेड होती है, कोलाइडल फॉर्म में होती है, वो भारी होकर नीचे बैठ जाती है और दूध फट जाता है और आप पनीर को अलग से निकाल लेते हैं। तो ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है, दिट इज कोगुलेशन। ठीक है, अब इसी प्रक्रिया को हम जानेंगे। कोगुलेशन यानी कि स्कंदन क्या है। इट इज द प्रोसेस इन विच द टाइनी सस्पेंडेड पार्टिकल दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द लार्ज पार्टिकल, और नीचे भारी होने के कारण ही नीचे बैठ जाते हैं। एंड एसिड लाइक लेमन और विनेगर मेक द मिल्क प्रोटीन क्लम्प इनटू सॉलिड्स। अगर इसका एग्जांपल आता है तो आप ये दे सकते हैं। छोटे निलंबित कणों को मिलकर बड़े कण बनाना ही स्कंदन कहलाता है, जिससे भारी होने के कारण वो नीचे बैठ जाते हैं और सोल्यूशन से अलग हो जाते हैं। नींबू और सिरका डालने से दूध का प्रोटीन जमकर ठोस पनीर बन जाता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज कोआगुलेंट। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कोआगुलेंट होती है। सब्सटेंस दैट कॉज कोआगुलेशन इज कॉल्ड कोएगुलेंट। कोआगुलेंट के में क्या आएगा आपका एलम। फिटकरी, फिटकरी पानी को साफ करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। जो पदार्थ जमाव पैदा करता है उसे हम कोआगुलेंट कहते हैं। वाई इज एलम एडेड टू मडी वाटर। देखो वही क्वेश्चन आ गया, एलम कॉजेज सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज टू सेटल डाउन। फिटकरी जो होती है अशुद्धियों को जमा करके नीचे बिठा देती है। शुरू में हमने एक बात करी थी टिंडल इफेक्ट की, तो बेटा ये वही टिंडल इफेक्ट है। जब मैं एक साफ पानी में नमक घोलती हूँ और उसके अंदर टॉर्च से रोशनी डालती हूँ, ठीक है,
तो मुझे यहाँ पर सिर्फ एक लाइट की ऐसी रोशनी दिखाई देती है, बट प्रकाश इधर और उधर जाता हुआ दिखाई नहीं देता। इसका मतलब सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता, लाइट को स्कैटर नहीं करता, क्योंकि पार्टिकल का साइज इतना स्मॉल होता है कि हमें लाइट का पाथ, उसका रास्ता जो है वो जाने का विजिबल नहीं होता। ठीक है, बट क्या होता है जब हम सस्पेंशन या कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब इसी पानी में अगर मैं साफ पानी लूँ, उसमें 1 बूंद या 2 बूंद दूध की डाल दूँ और टॉर्च से रोशनी मारूँ, बेटा ये ज़रूर करना, आप अंधेरे कमरे में करना, इसको देखना, आपको ना केवल पार्टिकल्स की मूवमेंट दिखाई देगी कि रोशनी का पाथ भी दिखाई देगा, और पूरा जो आपको जार होगा या ग्लास होगा वो रोशनी से जगमगाता दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये इसके पार्टिकल जो होते हैं, जो यहाँ पर तैर रहे होते हैं, ये रोशनी को इधर उधर इधर उधर स्कैटर कर देते हैं रोशनी को। ठीक है, तो पार्टिकल स्कैटर हो जाते हैं, जिससे पाथ ऑफ लाइट जो होता है वो विजिबल हो जाता है। अब हम इसी की डेफिनेशन समझते हैं। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? इट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइड पार्टिकल्स द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन ही टिंडल इफेक्ट कहलाता है। वाई द टिंडल इफेक्ट नॉट ऑब्जर्व इन सोल्यूशन? क्यों विलयन में ये दिखाई नहीं देता? क्योंकि विलयन के कण बहुत छोटे होते हैं और वे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते। बिकॉज सॉल्यूशन पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू स्कैटर लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू सिटीज विद स्मोक लुक हेजी? जब बहुत ज़्यादा स्मोक हो जाता है तो हमें ऐसा क्यों दिखाई देता है धुंधलापन? ड्यू टू टिंडल इफेक्ट कॉज बाय द डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल। क्योंकि उस समय हवा में डस्ट भी होती है और स्मोक पार्टिकल्स भी होते हैं। तो धूल और धुएं के कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। और आपने देखा होगा जब हम फॉग में जाते हैं तो हमें टॉर्च, जो कार की लाइट होती है, वो सीधी पड़ती हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे सामने एक सीधी लाइन खींची हो फुट्टे से। वाई आर क्लाउड्स कंसिडर्ड कोलाइड्स? बिकॉज टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स रिमेन सस्पेंडेड इन एयर। वो भी एक कोलाइडल की तरह बिहेव करते हैं। बादलों में पानी की सूक्ष्म बूंदें वायु में फैली रहती। अब आपके इस बुक का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम बैक एक्सरसाइज करेंगे। विच प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन सीवेज ट्रीटमेंट? सीवेज ट्रीटमेंट में देखो, इसमें भी साइंस इस्तेमाल होती है। सीवेज यानी जो गंदा पानी आपके घर से, गटर से पानी आ रहा है, उसको कैसे साफ किया जाता है। सीवेज उपचार में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है? सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन कर देते हैं। उसमें जितनी भी भारी जो अशुद्धियाँ होती है वो तो पहले अपने आप ही नीचे बैठ जाती है। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है? नीचे बैठ जाना। फिर उसको कोगुलेशन कर देते हैं, तो उसमें हम दवाइयाँ डालते हैं और केमिकल्स से डाल के उसको कोगुलेशन, यानी कि जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल है वो भी नीचे बैठ जाए। उसके बाद हम उसका फिल्ट्रेशन करते हैं। तो 3 प्रोसेस होते हैं, अब साधन, स्कंदन और छानना। अब जो पानी ऑब्टेन होता है सीवेज ट्रीटमेंट से, वो रीयूज किया जाता है फॉर फ्लशिंग टॉयलेट्स और वाटरिंग प्लांट्स। सीवेज उपचार से पानी का इस्तेमाल शौचालय फ्लश करने में या पौधों में पानी देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम जल्दी से कर लेते हैं अपनी बैक एक्सरसाइज। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसमें ना 4 ऑप्शन दे रखी है। तो उसमें से पूछा इसमें से कौन सा होमोजीनियस है और कौन सा हेट्रोजीनियस है। ठीक है, देखते हैं। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है मडी वाटर। ठीक है, मडी वाटर क्या है? हेट्रोजीनियस है, क्योंकि अलग लेयर बनाता है। मिल्क हेट्रोजीनियस है, ब्लड भी हेट्रोजीनियस है, और ब्रास जो है वो होमोजीनियस है। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम देखते हैं इनमें से कौन सा मिक्सचर जो है वो टिंडल इफेक्ट दिखाता है। एयर एंड डस्ट पार्टिकल दिखाएंगे, स्टार्च एंड वाटर दिखाएंगे, कॉपर सल्फेट और वाटर दिखाएगा नहीं, क्योंकि ये तो पानी में घुल जाएगा। सोल्यूशन है, सोल्यूशन तो दिखाता नहीं है। एसीटोन एंड वाटर, ये भी मिक्सिबल है, सोल्यूशन बना लेते हैं, तो ये भी नहीं दिखाएंगे। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ए और सी। नेक्स्ट है कि एक केक रेसिपी है जिसमें डाई इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं। इसमें जो बनाने का सामान है वो है 75 ग्राम चीनी, 450 ग्राम मैदा, ऑल पर्पस फ्लोर को बोलते हैं, और 5 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट, जिससे उसमें उठा हुआ है। ठीक है, उसके कंपोनेंट्स बना रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे टोटल मास निकालना है। तो मैंने जितना सामान लिया उन सबको टोटल कर दूंगी। मेरा टोटल जो वजन आ जाएगा वो आ जाएगा 500 ग्राम। अब मैं हर एक का अलग अलग निकाल लेती हूँ। देखो, शुगर जो थी वो 75 थी, तो 75/500 गुणा 100, 15% आ गई। अब मैदा जो था वो 420 ग्राम था और टोटल वजन था उसका 500, तो ये आ गया 84%, यानी सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी मैदे की। और सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, मीठा सोडा बोलते हैं जिसे, तो ये कितना था? 5/500। ठीक है, और ये कितना हुआ? 1%। दूसरा क्वेश्चन है, एक ब्रास एलॉय है। ठीक है, इसमें 70% कॉपर है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कॉपर एंड जिंक। अब आपको पता है ब्रास जो है वो 2 चीज़ों से बना हुआ है, कॉपर से और जिंक से। अगर 70% है तो इसका मतलब बाकी क्या होगा? वो 30% होगा, तभी तो 100% बनेगा। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक से बना हुआ एलॉय है। हमें ये भी पता है कॉपर जो है वो 70% है। तो 120 ग्राम अगर टोटल ब्रास है तो उसका 70% निकालेंगे, 84 ग्राम आ जाएगा। और टोटल में से 84 ग्राम हटा देंगे तो 36 ग्राम आ जाएगा।
Label on a cooking oil packs 1 liter इतना ग्राम. If this oil is mixed with water, will it form a separate layer? Yes. क्योंकि पानी और ऑयल मिक्स नहीं होते, हेट्रोजीनस होता है, इसलिए ऑयल. इफ सो विच सब्सटेंस विल बी ऑन टॉप. टॉप पर क्या होगा? ऑयल होगा, क्योंकि ऑयल हल्का है, पानी भारी है. हाउ विल यू सेपरेट? हम इसके लिए कौन सा इस्तेमाल करेंगे? हम इसके लिए सेपरेटिंग फनल इस्तेमाल करेंगे. ऑयल इज लेस डेंस देन वाटर सो इट फ्लोट ऑन सरफेस. तेल का घनत्व तो पानी से कम होता है, इसलिए ऊपर तैरता है, इसलिए ऑयल जो है वो टॉप लेयर बनाएगा, इसलिए वो ऊपर तैरता है. सेपरेशन क्या है? पृथक्करण की, यानी कि सेपरेटिंग फनल. असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं. असर्शन क्या कहता है? सोल्यूशन डू नॉट एग्जिबिट द टिंडल इफेक्ट. ये तो सही है, तो सोल्यूशन तो नहीं दिखाते. रीजन क्या है? द पार्टिकल इन सोल्यूशन आर लार्जर देन 100 नैनोमीटर. ये तो गलत है, क्योंकि पार्टिकल जो होते हैं सोल्यूशन के वो तो स्मॉल होते हैं. तो इसका मतलब क्या है? ए तो ट्रू है, बट आर जो है वो फॉल्स है. अब ये आपके बुक का ये क्वेश्चन है, ठीक है. इसमें क्या है? मिक्सचर दे रखे हैं, और इन मिक्सचर को आपने कौन से मेथड से करना और क्यों, रीज़न ये दोनों देना है. सबसे पहले तो मड एंड वाटर है, ठीक है. तो सबसे पहले फिल्ट्रेशन करेंगे. इसका फिल्ट्रेशन करेंगे क्यों? क्योंकि इसमें जो सॉलिड है वो इनसॉल्युबल है, पानी में नहीं घुलती मड. दूसरा है प्लाज्मा. हमने अभी करा था कि प्लाज्मा को ब्लड से कैसे निकालना है? सेंट्रीफ्यूगेशन से निकालना है. सेल्स नीचे बैठ जाती हैं, ऊपर पीला पानी तैरता है, क्योंकि हर एक की डिफरेंट डेंसिटी होती है, इसलिए सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है. अगला है नेफ्थलीन और सैंड. आपको पता है नेफ्थलीन तो हवा में उड़ने वाला है, सब्लिमेशन करता है, ऊर्ध्वपातन करता है. तो हम उसको ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन लिखेंगे, क्योंकि नेफ्थलीन ऊर्ध्वपातन यानी सबलाइन क्वालिटी दिखाता है. अगला है चॉक पाउडर और सॉल्ट मिलाना, ठीक है. अब आपको पता है ये दोनों को अगर मैं पानी में घोलूंगी तो पानी में तो नमक घुल जाएगा, पानी नमकीन हो जाएगा, चॉक पाउडर अलग नीचे पड़ा रहेगा. तो सबसे पहले डिसॉल्व करेंगे, फिर हम उसको फिल्टर कर लेंगे और इवेपोरेट कर लेंगे. इवेपोरेशन से क्या होगा? सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा और चॉक डज नॉट. ठीक है, समझ में आ गई बात. डिसॉल्व कर लिया, फिल्टर करके तो चॉक निकाल लिया, उसके बाद उस पानी को इवेपोरेट कर लिया तो हमें सॉल्ट मिल गया. कॉमन सॉल्ट एंड वाटर, इसको भी इवेपोरेशन करेंगे. वाटर इवेपोरेट करता है तो लीव बिहाइंड द सॉल्ट. ऑयल और पानी को अलग करना है तो हमें सेपरेटिंग फनल इस्तेमाल करनी है, क्योंकि दोनों ही इमिसिबल लिक्विड हैं, अघुलनशील द्रव्य हैं. पिगमेंट्स ऑफ फ्लावर. हाँ, फ्लावर में तो बहुत सारे पिगमेंट होते हैं. यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर देखो कलर्स आ रहे हैं, और जब भी हमने कलर्स को सेपरेट करना हमें क्या करना है? क्रोमेटोग्राफी करनी है, पेपर क्रोमेटोग्राफी करनी है, क्योंकि हर कलर का डिफरेंट रेट ऑफ मूवमेंट है, गति करने की अलग दर है. नेक्स्ट, इसी को हम हिंदी में करते हैं. मिश्रण जो है कीचड़ वाला पानी है, निस्पंदन करेंगे क्योंकि अघुलनशील ठोस है. रक्त से प्लाज्मा कलर करना है तो अपकेंद्रीकरण करना है, क्योंकि उनके घनत्व में अंतर है. नेफ्थलीन और रेत को अलग करना है तो ऊर्ध्वपातन करना है, क्योंकि नेफ्थलीन ऊर्ध्वपातित होता है. चौक और नमक को अलग करना है तो पहले हम घोलेंगे, फिर उसको निस्पंदन करेंगे, फिर वाष्पीकरण करेंगे. नमक घुलता है और चौक नहीं. नमक और पानी को अलग करना है तो वाष्पीकरण करेंगे, क्योंकि पानी उड़ जाता है. तेल और पानी को करना है तो पृथक्करण कीप लेंगे, क्योंकि ये अमिश्रणीय द्रव है. फूल के वर्णक को अलग करना है तो कागज की क्रोमेटोग्राफी करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही रंग अलग अलग गति से चलते हैं. नेक्स्ट आता है दो मिसिबल लिक्विड्स है, ए और बी है. ठीक है भाई, मिक्सचर बना लिया है. एक का बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री है और दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 90 डिग्री है. बताओ उनको कैसे अलग करोगे? हमने बताया था दो मिसिबल लिक्विड है, अगर उनका अंतर 25 डिग्री से ज़्यादा है तो हम उसको कर सकते हैं. देखो मेन अंतर आ रहा है 30 डिग्री. ठीक है, तो हम सरल आसवन से कर देते हैं. एज देयर बॉइलिंग पॉइंट है डिफरेंट बाय 30 डिग्री. लिक्विड ए जो है वो वेपराइज हो जाएगा पहले, और उसको हम कलेक्ट कर लेंगे. ए का क्वथनांक कम है, 60 डिग्री है, इसलिए ए का क्वथनांक जो है वो 60 डिग्री है, दूसरे का 90 है. तो ये जल्दी से क्या हो जाएगा? वाष्पित होकर अलग हो जाएगा और सेपरेट हो जाएगा. नेक्स्ट आता है कंपेयर करना है वाष्पन को, क्रिस्टलाइजेशन को और आसवन को, डिस्टिलेशन को, तीनों को करना है. और कौन सी, इन विच सिचुएशन वुड यू प्रेफर ईच. ठीक है, इवेपोरेशन. इवेपोरेशन तब करते हैं जब कोई चीज़ डिजॉल्व सॉलिड होती है, पानी में घुलनशील होती है. वाष्पीकरण खुले हुए ठोस को प्राप्त करने के लिए. क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? हमें प्योर क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए, शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन करेंगे. डिस्टिलेशन कब करेंगे? जब कोई प्योर लिक्विड, ठीक है, किसी और लिक्विड में घुला होता है. जब लिक्विड लिक्विड में घुला होता है तो ऑब्टेन अ प्योर लिक्विड और टू सेपरेट मिसिबल लिक्विड्स. शुद्ध द्रव या मिश्रण के द्रवों को अलग करने के लिए. नेक्स्ट आता है ब्लड इज एन एग्जांपल ऑफ कोलाइडल मिक्सचर. ठीक है, क्या होता है? इफ अ ब्लड बिहेव लाइक अ ट्रू सस्पेंशन. क्या होगा अगर वो कोलाइड की तरह ना हो, सस्पेंशन हो, तो क्या होगा? आरबीसी तो नीचे ही बैठ जाएंगे हमारे शरीर में, तो ब्लड सेल्स जो होती हैं वो नीचे बैठ जाएंगे. यदि रक्त निलंबन होता तो रक्तकण तो नीचे बैठ जाते, तो सारा तो रक्त संचार प्रभावित होना, वो तो हमारी जो धमनियां हैं और शिराएं हैं हमारी ब्लड वेसल में नीचे बैठ जाते, तो वो तो पंप ही नहीं होता ना, ऑक्सीजन पहुंचती, तो नॉर्मल बॉडी फंक्शन अफेक्ट होता. ठीक है,
ये देखो, अब उसका अगला है ब्लड सैंपल लिया है, आइडेंटिफाई द डिस्पर्स फेज एंड मीडियम। आपको पता है कोलाइडल में क्या होता है, जो फेज होता है वो सॉल्यूट होता है और मीडियम क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, बस इतना याद करना है। तो इसमें क्या जो सॉल्यूट क्या है वो ब्लड सेल्स है, देखो भारी होने के कारण नीचे बैठ गई है, और जो मीडियम है, शेपन मीडियम है, वो है प्लाज्मा जो कि ऊपर तैर रहा है। ये क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि हमने एक मिक्सचर लिया है जिसमें एक सैंड है, कॉमन सॉल्ट है, नमक है और नैफ्थलीन है, तो बताओ तीनों को अलग करने का तरीका। तो सबसे पहला है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी, सबसे पहले तो मैं नैफ्थलीन को निकालूंगी क्योंकि मुझे पता है ऊर्ध्वपातन होगा, वो उड़ जाएगी सॉलिड से सीधा गैस अवस्था में। तो सेपरेट नैफ्थलीन बॉल फ्रॉम द मिक्सचर, नैफ्थलीन को अलग कर लेंगे। अब क्या बच गया, अब बच गया सॉल्ट और सैंड। अब मैं क्या करूंगी, पानी लूंगी और घोलूंगी उनको, डिसोल्यूशन करूंगी और फिल्ट्रेशन करूंगी। फिल्ट्रेशन से क्या होगा, सैंड बाहर निकल जाएगी, सिर्फ पानी, नमक वाला पानी रह जाएगा। घोलना और निस्पंदन, डिजोल्व कॉमन सॉल्ट इन वाटर एंड फिल्टर आउट सैंड। नमक को पानी से घोलकर रेत को छान के अलग कर लें। अब नमकीन पानी को मैं वाष्पीकरण करूंगी, इवेपोरेशन करूंगी, और जिससे पानी तो उड़ जाएगा और मेरे को पीछे क्या मिल जाएगा बेटा, नमक। ठीक है। अब एक अगला क्वेश्चन है कि सॉलिबिलिटी दे रखी है पोटेशियम नाइट्रेट की, सोडियम क्लोराइड की, पोटेशियम क्लोराइड की, अमोनियम क्लोराइड की, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग। क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, यानी कि इसको पढ़ना हमने, ठीक है, वुड बी नीडेड टू प्रिपेयर इट्स सैचुरेटेड सोल्यूशन इन 50 ग्राम्स एट 40 डिग्री सेल्सियस। ये कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम्स, और हमें कितना बनाना है, 50। तो पहले हम देखते हैं 40 पे कितना है, 62 है, बट ये 100 ग्राम्स ऑफ वाटर है और मैंने पानी कितना लिया है, 50 ग्राम। बस मैं उसको आधा कर दूंगी, 62 का आधा कर दूंगी, 31 आ जाएगा। देखो, एंड 40 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिबिलिटी कितनी है, 62 है। देयरफॉर 50 ग्राम पर कितनी होगी, उसका आधा होगी, यानी 50/100, यानी कि आधा। 0 से 0 करके आंसर आ गया 31। ऐसे भी कर सकते हो, डिवाइड करके ऐसे लगा के भी कर सकते हो। अगला है, स्टूडेंट मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 80 डिग्री एंड लीव द सोल्यूशन टू कूल डाउन एट रूम टेम्परेचर एट 25 डिग्री। इसका मतलब जितना 80 डिग्री सेल्सियस पर उसमें सोल्यूट घुला था और जितना 25 डिग्री सेल्सियस पर उसमें सोल्यूट होना चाहिए, दोनों का अंतर निकालना है। क्योंकि जैसे मैंने ठंडा किया तो जितना 25 डिग्री सेल्सियस पर उसके अंदर सोल्यूट होगा बस वही रहेगा सोल्यूशन में, बाकी तो सारा क्रिस्टल बन जाएगा। व्हाट वुड बी ऑब्जर्व एज ए सोल्यूशन कूल, ठीक है, एज ए सोल्यूशन कूल द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड डिक्रीजेस, ठीक है। सो द एक्सेस पोटेशियम क्लोराइड विल क्रिस्टल आउट ऑफ सोल्यूशन। जब विलेन ठंडा होता है तो पोटेशियम क्लोराइड की घुलनशीलता कम होने के कारण अतिरिक्त पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल के रूप में बाहर आ जाता है। अब यहाँ देखो, यहाँ 60 पर कितना है, 46 है, और 30 डिग्री पर कितना है, या 20 डिग्री पे मान लो चलो 35 है। तो यानी अगर 46 को मैं जो कि 60 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है, उसको मैं किस पर लेके आ रही हूँ, 20 डिग्री सेल्सियस पर। और 20 डिग्री पर तो सिर्फ 35 ही खुलता है ना, तो मैं क्या करूँगी, 20 डिग्री पर 35 है, माइनस कर दूंगी, 6 में से 5 गए, ये इतना जो ग्राम होगा वो मेरा पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाएगा। चलो अब अगला करते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट जो होते हैं जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बढ़ जाती है, ठीक है, इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग। सामान्यतः तापमान बढ़ने पर लवणों की घुलनशीलता बढ़ती है। और ऑल्सो कंपेयर द चेंज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ 4 गिवन सॉल्ट विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रॉम 10 डिग्री टू 80 डिग्री। लेकिन सभी लवणों में वृद्धि समान नहीं होती। अब ये देखो, ये वही टेबल है जो हमने अभी करी थी। अब पोटेशियम नाइट्रेट को देखते हैं। अब देखो 10, 20, 30 यहाँ थी, यानी इसकी सॉल्युबिलिटी 167 की, सबसे ज़्यादा तो इसी की गई है, तो इंक्रीजिंग रैपिडली 21 ग्राम से 167 गई। सोडियम क्लोराइड को देखो 36 से ये कितनी गई है, 37, तो इसकी तो ज़्यादा बड़ी ही नहीं है, तो स्लाइटली इंक्रीज हुआ है, 36 से 37 हुई है। पोटेशियम क्लोराइड को देखो 35 से 54 गई, इसकी थोड़ी बहुत बड़ी है, मॉडरेट बड़ी है इतनी। अमोनियम क्लोराइड की क्या है, 24 से 66, इसकी भी बड़ी है, इंक्रीज है लॉट, बट सबसे ज़्यादा किसकी बड़ी है, पोटेशियम नाइट्रेट की। नेक्स्ट, प्रिपेयर शुगर सोल्यूशन बनाना है। एक बच्चा, बी बच्चा है और 3 बच्चा है। पहले ने 20 ग्राम चीनी ली है 80 ग्राम में, दूसरे ने 20 ग्राम चीनी ली है 100 ग्राम में, तीसरे ने 30 ग्राम चीनी ली है 80 ग्राम में, ठीक है। अब क्या करना है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज निकालनी है, हर बच्चे की निकालनी है। तो हमें याद था कि उसने कितनी ली थी, सबके वजन याद है आपको। स्टूडेंट ए ने 20 ग्राम ली थी, ठीक है, स्टूडेंट बी ने 20 ग्राम ली थी बट 120 ग्राम में ली थी, तीसरे ने 30 ग्राम ली थी, 110 ग्राम में ली थी। तो अब हम क्या करते हैं, उसके टोटल में से इसको माइनस कर देते हैं। अब देखो इसको कैसे निकालना है इस क्वेश्चन को। ये 20 ग्राम सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, ये सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, ये सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। अब हमें क्या निकालना है, सॉल्यूट ऊपर रखना है और टोटल वजन निकालना है। टोटल के लिए मुझे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जमा करना पड़ेगा, सोल्यूशन का वजन निकल जाएगा। तो पहले का तो बन जाएगा ये 20/100, दूसरे का क्या बन जाएगा 20/100, 20 और 100 को जमा कर लो, 120 आ गया। दूसरे का कंसंट्रेशन ऐसे निकलेगी, तीसरे की कैसे निकलेगी, 8 और 3 11, यानी कि 110 टोटल होगा और इसका होगा 30, और तीनों को ही 100 से गुणा कर दो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आ जाएगा। ये देखो ये आ गया ना। तो सॉल्युबिलिटी, अब इसमें से उसने क्वेश्चन पूछा है, हु सॉल्यूशन इज मोस्ट कंसंट्रेटेड, सबसे ज़्यादा किसका था, कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा थी, सबसे ज़्यादा थी सी की, क्योंकि 110 में 30 थी उसकी,
यानी 27%। सी सोल्यूशन मोस्ट कंसनट्रेटेड है क्योंकि इसकी हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शुगर है। तो ये प्रोसेस हमने अभी किया था, याद करो, हमने एसीटोन का करा था। एसीटोन और पानी को मिक्स किया था मिक्सेबल लिक्विड से, वो यहाँ से एसीटोन गया था, फिर एसीटोन यहाँ कंडेंस होकर यहाँ बूंदों के रूप में गिरा था। तो ये क्या है, डिस्टिलेशन सेटअप है। अब इसमें आपसे पूछा है लेबल करना है ए, बी और सी को। ए जो है वो डिस्टिलेशन फ्लास्क हो गया, बी जो हो गया हमारा वाटर कंडेंसर हो गया क्योंकि ये वाटर वेपर्स को कंडेंस करता है, और सी क्या हो गया हमारा कॉनिक। लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, विच मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम किस किस को अलग कर सकते हैं, कौन से मिक्सचर को। बॉइलिंग पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, वाटर का दे रखा है, एसीटोन का, अल्कोहल का दे रखा है, क्लोरोफॉर्म का और बेंजीन का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर और एसीटोन की। तो हमें ये पता होना चाहिए अगर मुझे डिस्टिलेशन करना है तो दोनों के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना वो 25 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, या 25 से होना ही चाहिए। तो पहला आता है वाटर और एसीटोन, और वाटर का जो है वो 100 है, एसीटोन का 56 है। तो करीब करीब आप ये माने कि 50 डिग्री का डिफरेंस है। तो यहाँ पर ये डिस्टिलेशन हो जाएगा। अब हम वाटर और सॉल्ट की बात करते हैं। देखो, एक है सॉलिड, एक है लिक्विड, तो यहाँ पर इवेपोरेशन होगा, ठीक है, और उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन से भी हमें सॉल्ट मिल सकता है। यहाँ पर अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एसीटोन और अल्कोहल की। अब एसीटोन का तो है 56 और अल्कोहल का है 78, तो ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, 25 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा, नॉर्मल डिस्टिलेशन से ये अलग नहीं हो पाएंगे क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बहुत क्लोज है। अब सैंड और सॉल्ट का करें, सैंड और सॉल्ट तो वैसे ही नहीं होंगे, इसके हमें फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा पहले, और फिर उसमें सैंड जो है वो नीचे बैठ जाएगी, फिल्टर कर लेंगे, और बचे हुए लेफ्ट जो सॉल्टी सोल्यूशन होगा उसको हम इवेपोरेशन करके सॉल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म। अब अल्कोहल 78 है, क्लोरोफॉर्म है 61, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 25 डिग्री से ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर भी फ्रैक्शन डिस्टिलेशन होगा, सिंपल डिस्टिलेशन नहीं होगा। लास्ट है अल्कोहल और बेंजीन। अब अल्कोहल का तो होता है 78 और बेंजीन का है 80, ये तो बिल्कुल नियर अबाउट ही है, बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर भी सिंपल डिस्टिलेशन नहीं चलेगा और फ्रैक्शन डिस्टिलेशन चलेगा। ये वीडियो होती है ख़त्म। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, मिलेंगे अगली वीडियो में।